नमस्कार बच्चों। साकेत के महाकाव्यत्व के अंतर्गत भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषा महाकाव्य के अलग अलग तत्वों जिसमें सर्ग, मंगलाचरण, कथा, नायक, प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन, घटना एक के आदि मध्य अंत की स्पष्टता, कथानक में मौलिक उद्भावनाएं तथा नवीन प्रसंगों की सर्जना, चरित्र चित्रण और संवाद के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। ये सारे ही तत्व काव्य को महाकाव्यत्व प्रदान करने में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे शैली। महाकाव्य की शैली भी उसी के अनुरूप गुरुत्व व गांभीर्य युक्त होनी चाहिए। डॉक्टर कमलकांत पाठक के अनुसार उनकी शैली साधु, शक्तिमती, प्रसादपूर्ण और सप्राण है, पर वह प्रौढ़ और प्रांजल तथा गंभीर और उदात्त नहीं है। मैथिली शरण गुप्त जी ने खड़ी बोली के ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने साहित्यिक क्रांति का सूत्रपात किया। अतः साकेत का महत्व नवीनता में है, कलात्मक प्रौढ़ता में नहीं। क्योंकि गुप्त जी से पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध जी प्रिय प्रवास महाकाव्य की रचना कर चुके थे। उसमें भी उन्होंने राधा का और कृष्ण का एक मानवीय भावना, सेवा भावना, त्याग, समर्पण से युक्त चरित्र का अंकन किया था। तो गुप्त जी ने, मैथिली शरण गुप्त जी जो है, उन्होंने साकेत के माध्यम से उर्मिला के, जो कि इतिहास का अब तक उपेक्षित पौराणिक पात्र था, उसको केंद्र में लाने का प्रयास किया था। तो गुप्त जी का जो के स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान उर्मिला के चारित्रिक विशेषताओं को उभारने की ओर था। शैली की जो सारी विशेषताएं वो स्वाभाविक रूप से उनके काव्य में आई, लेकिन उन्होंने उसमें कहीं भी किसी भी तत्व का आरोपण नहीं किया। डॉक्टर कमलकांत त्रिपाठी साकेत की शैली के महत्व को इंगित करते हुए लिखते हैं, साकेत की शैली का महत्व इस रूप में देखा जाएगा कि वह अपने युग की सर्वोत्कृष्ट शैली है। अगला बिंदु है रस, गुरुत्व, गांभीर्य एवं महत्व। इस दृष्टि से भी साकेत एक सफल कृति है। विपत्तियों पर विजय पाना लक्ष्मण का चरित्र सिखाता है, तो सुख या आनंद प्राप्ति भोग में नहीं, त्याग में है। यह उर्मिला का चरित्र सिखाता है। साकेत में तप, त्याग द्वारा मानव ईश्वरत्व को प्राप्त करता है। ईश्वरत्व इसमें थोपा नहीं गया है, एक आवरण के रूप में ओढ़ाया नहीं गया है, बल्कि अपनी सहज प्रवृत्तियों और चारित्रिक उत्थान के माध्यम से इसके प्रमुख पात्र ईश्वरत्व प्राप्त करते हैं। साकेत का महत्व है कि उनके द्वारा केवल आदर्श ही सामने नहीं रखा गया, अपितु उसकी प्राप्ति का मार्ग भी बताया गया है। प्रभान्वित निर्दोष है, त्यागपूर्ण जीवन का आदर्श स्थिर होने के साथ ही कवि ने ऐहिक कर्मण्यता को भी समन्वित किया। रस व्यंजना की दृष्टि से इसमें वीर व श्रृंगार रस प्रमुख है। उसमें भी प्रधानता या अंगी रस के रूप में विप्रलम श्रृंगार, जिसका नवम व दशम सर्ग में विस्तृत विवेचन हुआ। इसके अतिरिक्त साकेत में अन्य रस भी यत्र तत्र आए हैं, जैसे लंका युद्ध प्रसंग द्वादश सर्ग में वीर, विभत्स, भयानक आदि रस। महाकाव्य के अन्य लक्षणों का जहाँ तक संबंध है, इसमें मंगलाचरण, प्रकृति चित्रण, शब्द, ऋतु वर्णन, इनका भी स्वाभाविक रूप से प्रयोग हुआ। प्रकृति
के वर्णन में का तथ्य लेंगे, मानव सौंदर्य सृष्टि के लिए प्रकृति से भी उपमान ग्रहण करता है। ये कवि परंपरा सुदीर्घ काल से चली आ रही है। महाकाव्य में प्रकृति का संश्लिष्ट चित्र अभिष्ट है, परंतु साकेत में वह विशद रूप में प्राप्त नहीं होता। डॉक्टर कमलकांत त्रिपाठी ने इसी ओर इंगित करते हुए लिखा है, साकेत में प्रकृति का चित्रण प्रायः नहीं होगा। यह प्रकृति का वर्णन ही माना जा सकता है, क्योंकि उसमें संश्लिष्ट चित्रोपमता प्राय नहीं है। साकेत में फिर भी कुछ मार्मिक चित्र मिल जाते हैं। स्वर्ण गंगा का मानवीकरण अत्यंत भावपूर्ण है। पृथ्वी की मंदाकिनी लेने लगी हिलो, स्वर्ण गंगा उसमें उतर अंबर हो। आलंबन रूप में प्रकृति के वर्णन का अभाव है। प्रकृति का वर्णन या तो अप्रस्तुत रूप में हुआ है अथवा भावी घटना की सूचना की ओर संकेत देने के रूप में हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि के द्वारा प्रकृति वर्णन केवल परंपरा पालन हेतु किया गया है। कुछ दृश्य हैं ऐसे, जैसे जिनमें साकेत में नवम सर्ग में उर्मिला जब राम और लक्ष्मण और सीता वन को प्रस्थान कर जाते हैं, तो जब वो अपनी सहेली से वार्तालाप करती है, उस वार्तालाप के मध्य कुछ कुछ प्राकृतिक दृश्यों का भी संक्षेप में अंकन हुआ। अगला बिंदु है गृहस्थ जीवन के सुख दुख की व्यंजना। महाकाव्य किसी देश के जीवन का जातीय कोश होता है। जीवन की नाना परिस्थितियों व संबंधों का, यथा राजा प्रजा, पिता पुत्र, सास बहू, पति पत्नी, स्वयंवर, युद्ध आदि प्रसंगों का इसमें वर्णन पाया जाता है और इन सभी प्रसंगों के सुंदर अंकन करने में मैथिली शरण गुप्त जी पटे थे। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वह युग राष्ट्रीयता का होने के कारण लोग उनकी राष्ट्रीयता को ले रहे, अन्यथा उनकी प्रधान विशेषता गृहस्थ जीवन के सुख दुख की व्यंजना ही है। गृहस्थी में वैचारिक मतभेद, बड़ों के सद प्रयासों से आपसी सुलह, त्याग, सेवा, समर्पण एक परिवार को बांधे रखने के मजबूत कड़ी का, एक डोर का की भूमिका निभाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें साकेत में दिखाई देती हैं और इनका पूर्ण सूक्ष्मता, गहराई और यथार्थ रूप में अंकन करने में गुप्त जी सफल भी रही। अंतिम बिंदु है अंततः साकेत युग की देन है। अतः युग की समस्याएं भी इसमें है और समाधान भी। आधुनिक युग राजनीतिक उलटफेर का युग है, अतः उसका प्रतिबिंब भी इसमें है। इसमें तत्कालीन अहिंसात्मक आंदोलन की झांकी मिलती है, क्योंकि आप सबको विदित है जब गुप्त जी ने इसकी साकेत की रचना की थी, उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरी गति पकड़ चुका था और जोर शोर से चल रहा था। उस आंदोलन में गांधी जी ने अहिंसात्मक तरीकों का ही प्रयोग किया। उसके साथ उसकी सबसे बड़ी विशेषता जो थी कि उसमें भारत का जो आम जन था उसकी भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में विशिष्ट भूमिका रही थी। यही सारी चीजें हमें साकेत में भी देखने को मिलती है। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया में गांधीवादी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। कवि ने राम राज्य की कल्पना करते हुए राष्ट्र कल्याण के लिए एक राज्य का होना उचित माना है। मैथिली शरण गुप्त साकेत में लिखते हैं,
एक राज्य न हो बहुत से हो जहाँ राष्ट्र का बल बिखर जाता है। ये तत्कालीन परिस्थितियों में बहुत अधिक प्रासंगिक भी है कि जैसे ही राज्य खंड खंड टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो बाहरी आतताई आक्रमणकारी शक्तियों के लिए उस राज्य को हड़प जाना बहुत सहज सरल हो जाता है। और वही राष्ट्र जब एकता के प्रेम और सद्भाव के सूत्र में बंधा हुआ होता है तो उस पर कोई अपनी कुदृष्टि नहीं डाल सकता। संस्कृत समीक्षकों ने महाकाव्य के चरित्र प्रधान व घटना प्रधान दो भेद माने। साकेत चरित्र प्रधान है तथा इसे परंपरागत कोटि में मान सकते हैं, यद्यपि इसमें साहित्यिकता का अभाव नहीं है, क्योंकि मैथिली शरणगुप्त राष्ट्र कवि के विरुद्ध से विभूषित थे और अत्यंत उत्कृष्ट अपने समय के रचनाकार थे। कुछ विद्वानों ने इसे महाकाव्य मानने में आपत्ति भी की, परंतु डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी व आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने ऐतिहासिक विकास में साकेत का महत्व एवं उसका साहित्यिक गौरव देखकर इसे महाकाव्य ही माना। जिस प्रकार 7 सर्ग होने पर भी रामचरितमानस महाकाव्य है और भारतीय जनमानस का कंठहार है, इसके विपरीत अलंकारिकता व पांडित्य प्रदर्शन होने पर भी रामचंद्रिका केशव चंद्र द्वारा रचित रामचंद्रिका महाकाव्य है। आदर्श नायक के अभाव में भी दार्शनिक भूमि पर आधारित कामायनी महाकाव्य है। उसी प्रकार सदोष वस्तु संगठन होने पर भी आधुनिक युग के सर्वोत्कृष्ट महाकाव्यों में साकेत की भी गणना की जाती है।